स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, ये चंद्र ग्रहण क्या कहता है, आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, हमारे समाज पर, देश पर इसका क्या असर पड़ेगा, और अगर किसी तरह की कोई अनिष्ट की आहट है तो क्या सावधानी बरतें, ये तमाम बातें, ये तमाम विद्वान जो हमारे साथ यहां बैठे हुए हैं स्टूडियो में, वो आपको लगातार बता रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और अब हम जानने का प्रयास करेंगे, ये पूरी दुनिया जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? जिस तरीके से वॉर फ्रंट खुलते ही जा रहे हैं, आपको पता है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है अभी खत्म नहीं हुआ, और आप देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच क्या चल रहा है। आखिर क्या होने वाला है पूरी दुनिया में? क्या किसी अनिष्ट की आहट को हम भांप सकते हैं? क्या ये चंद्रग्रहण जो है कुछ ऐसा कहने वाला है? इसी की शुरुआत हम करना चाहेंगे। हाँ, बताइए राखी जी। चंद्रमा मन का कारक और पानी का कारक होता है, तो पानी से जुड़ा हुआ, समुद्र से जुड़ा हुआ तूफान आना या बहुत ज़्यादा मौसम में अपवाद होना, पहाड़ों का गिरना, बिजली का कड़कना, आग की घटनाओं का होना, ये ज़रूर निश्चित रूप से आपकी और हमारी लाइफ में फ़र्क डालेगा। और कोई महिला जो ऊंचे पद पर बैठी हो, अचानक से उनकी बैड न्यूज़ आ सकती है। शेयर मार्केट गिरेगी, शेयर मार्केट जो मैं उन चीज़ों पर आऊँगा, पहले मैं अभी युद्ध की बात करना चाह रहा हूँ। अभी युद्ध को लेकर क्या लग रहा है कि हाँ, देखिए ज्योतिष बेहतर होंगे कि और खराब? देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष ग्रहों के प्रमाण को देखना चाहिए। अभी कार्तिक का महीना अगले दिन आरंभ, कल से आरंभ होगा। कार्तिक के महीने में पहले पक्ष के अंदर तुला राशि में चतुर्ग्रही योग बन गया है, और चतुर्ग्रही योग अशांति का योग माना जाता है। कर्क राशि में पहले पक्ष में विद्यमान हो, और उसके बाद मंगल परिवर्तित होकर वृश्चिक में जाएगा, अस्त होकर जाएगा। तो हमारे अनुसार से नवंबर और दिसंबर पूरी तरह विश्व के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करेगा। नवंबर और दिसंबर दोनों महीने को लेकर ये सचेत कर रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं आप? युद्ध की स्थितियां आपको लग रहा है कि बेहतर हो पाएंगी, दुनिया में शांति कायम हो पाएगी अभी कि नहीं? युद्ध तो बढ़ने ही वाला है। केतु का चित्रा नक्षत्र में ये जो गोचर चल रहा है, जो 7 जुलाई 2023 से 7 फरवरी 2024 तक है, ये किसी भी तरीके से युद्ध को बढ़ाएगा। और जैसे ही केतु का गोचर, केतु और राहु का ये गोचर कन्या और मीन की धुरी पे आएगा, तो चित्रा नक्षत्र का ये प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए विस्फोटक हो जाएगा आने वाला समय। 18 नवंबर से जैसे ही मंगल का वृश्चिक में प्रवेश होता है, वहां से ये कहानी बढ़ेगी। कहानी बढ़ेगी। आज ही खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। मतलब क्या ये चीजें आपको क्या लग रहा है और खराब होती जा रही हैं? देखिए अखिलेश जी, जब विश्व युद्ध होता है तो लंबे समय तक चलता है। विश्व युद्ध की शुरुआत इसमें जब 3 ग्रह अभी भी इकट्ठे चल रहे हैं, मंगल, सूर्य और केतु, ये अग्निकारक ग्रह हैं, और इसकी भविष्यवाणी पहले की गई थी। अभी यहाँ पर केतु हट जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहत मिलने के योग है। मंगल और सूर्य दोनों चलते रहेंगे, ये युद्ध छुटमुट चलते रहेंगे, लेकिन अभी समय है। कुछ देश आपस में लड़ते रह सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया लड़ने लग जाए, ऐसा नहीं आपको लग रहा है? अभी ऐसा कोई योग नहीं आ रहा। आ सकता था, ये 3 ग्रह अभी जो चल रहे हैं, होना होता है तो अभी 2 दिन में और हो सकता है, 2-3 दिन में, अदरवाइज फिर नहीं होगा। अच्छा, मतलब 2-3 दिन तक अगर स्थितियां खराब हुई तो विश्व युद्ध के मुहाने पर हम हैं। देखिए अखिलेश जी, विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन उससे हल्का भी नहीं होने वाला, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 4 नवंबर तक अभी स्थितियां और बदतर होंगी। इसमें कुछ राष्ट्र जो हैं प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका को और बढ़ा सकते हैं, और इस बीच जो है वह सीमा विस्तार से संबंधित और अपनी शक्तियों और प्रभाव के विस्तार का प्रभाव लेकर राष्ट्र जो हैं वह और युद्ध को बढ़ावा देंगे। अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए युद्ध की और उन्माद की स्थिति और बढ़ेगी, शस्त्रों का प्रयोग और बढ़ेगा। इस तरीके की प्रभाव देखा जाएगा, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से युद्ध को बढ़ावा मिलना और जो है धनहानि होने का प्रभाव दिखेगा। 2 हफ्ते के अंदर सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी, ये जो वॉर फ्रंट तमाम खुल गए हैं अलग अलग जगहों पर, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में हम उम्मीद करें कि स्थितियां बेहतर होंगी? देखिए, आने वाले वक्त की तो बाद में बात करेंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि नवंबर और दिसंबर का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और क्रिटिकल रहने वाला है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है जो वॉर फ्रंट ऑलरेडी चल रहा है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा एब्रप्शन दिखने वाला है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ जो अब तक हम लोग अमेज़ हो जाएंगे कि एकदम से सपोर्ट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बढ़ने वाले हैं। वॉर फ्रंट की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इंक्रीज़ होगा। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। उनकी राशि के बारे में किसी के पास अगर कोई जानकारी हो, आप में से कोई बताना चाहे, आप बताएंगे? हाँ, बोलिए। देखिए, उनकी अपनी, अब जो हमारे पास डाटा है, एक्चुअली तो हमें नहीं पता, जो हमें गूगल पे मिलता है, तो इनकी पत्री में खास बात क्या है, मिथुन राशि में चंद्रमा का योग मंगल के साथ है।
तो जो मिथुन राशि होती है उसका स्वामी बुध होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, निर्णय लेने वाला होता है, मंगल उसे बल देता है, चंद्रमा उसका सशक्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर सामने भी कोई ग्रह अग्निवर्धक देख ले तो ऐसा व्यक्ति जो सोचेगा देश हित में सोचेगा और लंबी इनिंग खेलने के मूड में है, वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। मतलब बेंजामिन की जो राशि है उसके मुताबिक आपको लग रहा है कि लड़ाई लंबी अभी खींचेंगे वो। बेंजामिन अकेले नहीं है, उनके पीछे जो और सोर्स लगी हुई है, क्योंकि ये युद्ध एक दो का नहीं है, इसके पीछे और लोग भी हैं। तो अब मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल पूरी दुनिया में है, ऐसा कहा जा रहा है, बार बार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कूटनीतिक तौर पर भी कि भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है मध्यस्थ के तौर पर भी, युद्ध को रुकवाने में भी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी विश्व गुरु की छवि नजर आती भी है। तमाम मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी बात बहुत गंभीरता से सुनते हैं। उस लिहाज से मोदी जी की क्या भूमिका दिखती है आपको आगे? देखिए, उनकी जो वृश्चिक जो राशि है उसमें चंद्र मंगल की युति है और उनकी भूमिका सदा ही सारे विश्व के लिए, जैसे सारे लोग देख रहे हैं। और वृश्चिक का जो मालिक है वो मंगल है। मंगल का काम होता है कमांड करना, सेनापति के रूप में अगुवाई करना और अपनी बात को मजबूती के साथ रखना। तो ये स्थिति तो फिर आने वाली है और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका, अभी अगर हम गोचर की बात करें तो जो ग्रहण है वो मेष राशि में हो रहा है, तो मेष का मालिक भी मंगल है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो राशि है उसका मालिक भी मंगल है। तो इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका तो निश्चित रूप से मंगल निश्चित तौर पर रहेगी। अच्छा, एक और बात है, आप लोगों को याद होगा, मैं एक बात बता दूं, हाँ, के लिए समय भारी है। जनवरी तक मंगल जब तक अस्त चलेगा, उनका लग्नेश राशि का स्वामी है वो अस्त चल रहा है। जनवरी तक में ही तो ये पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है आपको, मुझे नहीं दिखाई देता कि देखिए कर्म प्रधान विश्व रचना का, लेकिन ग्रह योग खिलाफ है इस वक्त। मतलब ये जो बात कह रहे हैं उस हिसाब से क्या जनवरी तक प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे चुनाव वगैरह में जाएंगे तो उनकी बात लोग नहीं मानेंगे क्या, जैसा ये कह रहे हैं? हाँ, मोदी की जन्मपत्री में कारकक्ष योग है, वो विजेता है, विजेता रहेगा, उसे कोई नहीं परास्त कर सकता। जनवरी तक भी देखिए, प्रभाव आते हैं, बादल आए, बरसे गए, मोदी पे असर नहीं होने वाला, उसकी वजह है। तो लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे हो, तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इधर ही हैं जनवरी के पहले। सुनिए, भाग्येश लगन में है और लग्नेश का मित्र है और कारकक्ष योग है। ये इस योग की पराशर ऋषि ने बहुत सराहना की है। ये व्यक्ति आने वाले समय का विजेता है। 24 में मोदी की सरकार निश्चित बन रही है। माइक पे बोलिए। 24 में निश्चित तौर पे मोदी जी की सरकार बन रही है, लेकिन जनवरी तक का मोदी जी का समय, 17 जनवरी तक का मोदी जी का समय थोड़ा डगमगा रहा है और उनका तो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी तो चेहरा वही है, विधानसभा चुनाव में भी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये विश्व युद्ध हो रहा है, मैं इसके बारे में बात करूँ तो भारत इस पे जरा बात कर लीजिए ना, विश्व युद्ध पे आता हूँ फिर। पहले जो बात चल रही, इतनी दिलचस्प चर्चा हो गई यहाँ, बताइए। अरे बात हो रही, आप कहाँ थे? यही बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि मोदी जी की क्या भूमिका रही। कह रहे हैं जनवरी तक उनकी बात नहीं चलेगी। अनिल वस्त जी ने बहुत अच्छी बात की कि इनकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, लेकिन वो जो राजयोग है वो एक्टिव है 2028 तक। 2028 तक बीजेपी को परास्त करने वाला कोई नहीं है। मतलब विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 5 राज्यों में, वो भी जितवा देंगे। 2 या 3 राज्यों में, 2-3 हाँ, 5 राज्यों में नहीं जीतेंगे। उन्हें पब्लिक के जो मूड स्विंग्स, जैसे कि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो पब्लिक वोट देने जाएगी किसी को और देकर आएगी किसी को, तो 5 राज्यों में तो नहीं जीतेंगे। हाँ, बोलिए। देखिए, मोदी जी की कुंडली बहुत सशक्त है और देखा जाए तो नागपाश की तरह है। तो जो भी उनके ग्रहों में एक बार फंस जाता है ना, मोदी जी जहाँ जाते हैं, और अगर विधानसभा के चुनाव की बात करें तो मोदी जी जहाँ जहाँ जाएंगे उनके ग्रहों का प्रभाव निश्चित तौर पे जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि आप बताइए, अकेला अभिमन्यु कितने चक्रियों को तोड़ेगा? मोदी जी के जहाँ तक बात है, आप जगह वृश्चिक राशि है, उसका सिंबल क्या है? बिच्छू। तो आप ये सोचते हैं, आप शांत बैठे रहते हैं, कब कहा कि कब निर्णय लेना है, कब निर्णय लेना है तो वो तब निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक बात है कि बाहर के देश जो हमारे पर आप कह रहे हैं युद्ध की स्थिति बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि मोदी जी इस तरीके से राजनीति में नंबर 1 के जो योद्धा कहलाते हैं कि अच्छे से एक तो नेतृत्व बहुत अच्छा करते हैं। मूल अंक उनका 8 नंबर। 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो जितवा देंगे मोदी जी, कुंडली के हिसाब से बताइए, ज्योतिषाचार्य आप लोग। मोदी जी की कुंडली में दशमेश में शनि और शुक्र बैठे हैं। 4 नवंबर से शनि मार्गी होंगे। पूरे विश्व स्तर पर मोदी जी का नाम, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी और एक बार फिर से मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और अभी जो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव है उसमें जिस प्रकार पब्लिक का
मूड है, निश्चित तौर पर मोदी जी को शक्ति की वृद्धि कराएगा। ये कह रहे हैं कि जनवरी तक नहीं कुछ कर पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कि अपनी से एक जनवरी तक का जो समय है भारी है, चिंता बढ़ाएगा, गुप्त चिंताएं बढ़ाएगा, गुप्त शत्रु बढ़ाएगा। और मुझे नहीं दिखाई देता कि यथाउचित प्रयास से उनके प्रयास, फिर भी कहूंगा विश्व प्रधान क्या क्या चिंता है? देखिए, जो जहाँ तक सरकार बनाने की बात है उसको लेके कोई चिंता नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव की बात है उसको लेके कोई चिंता नहीं है, लेकिन नेतृत्व को लेके, बाकी कुछ चीज़ों को लेके, जैसे उनकी एक बात से मैं पार्टली एग्री करता हूँ कि सुरक्षा और स्वास्थ्य है, इन 2 विषय है मोदी जी के जो 17 जनवरी तक चिंता का कारण है। स्वास्थ्य है और सुरक्षा, दोनों ही चीजें। लेकिन राज्यों की सरकार की बात करें या केंद्र में सरकार की बात करें, उसमें कोई नहीं, क्योंकि मोदी जी की कुंडली में और मेरी कुंडली में एक सिमिलर योग है, वो है शत्रुअंता योग। उनका कोई शत्रु नहीं रहता। मोदी जी की कुंडली से इन्होंने अपनी कुंडली मिला ली। वाह वाह वाह। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आसमान में ऐसे जो क्लाउड आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में विजेता मोदी जी ही बनेगा। तो मैं आता हूँ, बहुत देर से इधर आ रहा हूँ, इधर से शुरू कर रहा हूँ। हाँ, क्या क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप? अखिलेश जी, एक चर्चा हुई शत्रुहंता योग की, तो कहते हैं कि जब शत्रु अदृश्य हो, अपने ही आसपास का हो, तो कई बार शत्रुहंता योग भी विफल हो जाता है। और मोदी जी के आसपास क्या अदृश्य शत्रु हैं? आचार्य विक्रमादित्य के शब्दों से मैं सहमत हूं कि जनवरी तक अभी उनके लिए तनाव और प्रभाव में कमी करेंगे, और उनके लिए इन 5 राज्यों का चुनाव भी तनावग्रस्त रहेगा और उनके लोगों द्वारा ही उनको तनाव दिया जाएगा। बिल्कुल जी, भारत की कुंडली में जो अष्टक वर्ग बिंदु हैं वो दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस पूरे डेकेड में रहेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी अगले पीएम बनने वाले हैं, वो बिल्कुल अगले पीएम बनेंगे। मगर ये पीएम वाले में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 जनवरी तक दिक्कत है, तो जनवरी तक में तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपट जाएंगे। ये दिक्कत जनवरी तक नहीं है, ये दिक्कत अप्रैल 2024 तक है, जब योगिनी दशा शनि और मंगल की चल रही है। वहां तक तनाव तो हो सकता है लोकसभा चुनाव भी हो जाए, मगर जीत मोदी जी की ही है। मगर ये पीरियड अप्रैल 2024 तक है। देखिए, ऐसा है, मोदी जी की जो कुंडली है, उनके कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं। चंद्रमा भाग्येशों के लगन में नीच का है, लेकिन एक चीज प्रधान है, कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस पृथ्वी में हर जो है पदार्थ विद्यमान है, जो कर्मठ व्यक्ति है वही प्राप्त करता है। तो जो राहुल गांधी भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए कई सैकड़ों किलोमीटर घूम गए, पैदल चल रहे हैं, तो उनकी मेहनत क्यों नहीं देख रहे हैं आप? उनकी मेहनत में इनकी मेहनत में अंतर है, क्योंकि लग्नेश इनका स्वग्रही प्रबल है, इनके कर्म में निखार है, और उनके जो कर्म होंगे वो प्रकाशित होंगे और उन कर्मों के द्वारा ये प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन जो जितने भी अभी ग्रहण पड़े हैं, उनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत देश में है, बाकी समूचे ग्रहणों का जो प्रभाव है अरिष्ट, वो बाहर के देशों, तो बाहर के देशों की बुरी हालात अभी नहीं, अप्रैल तक होनी है। अच्छा, राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष विद्या के हिसाब से? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी तो क्या, कोई भी आ जाए वो मोदी जी की कुंडली को टक्कर नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं सिर्फ उनकी ऐसा क्या है कुंडली में, ये भी बताइए आप। जी बता देती हूँ। उनकी 4th हाउस में पहली बार जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की कुंडली है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी बना के रखता है, अपनी चीज़ें जो होता है बहुत जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते, और टारगेट पे मारने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल बेटर परफॉर्म करेंगे, हम सभी को पता है। देखिए, मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। जिस तरह से वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल लगन में है और चंद्रमा भाग्येश के साथ है, तो अब जो परिवर्तन होने वाला है मिड नवंबर में, मंगल अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में आने वाला है, तो ये मोदी जी के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। 6ठे घर में इनका जो ग्रहण लग रहा है, तो हाँ, हेल्थ इश्यूज इनको थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी ये शनि का परिवर्तन है और उस मंगल का परिवर्तन है, तो जब ये शनि और मंगल की जो दृष्टि संबंध बनेगा नवंबर के बाद, वो 45 दिन मोदी जी के लिए भी बहुत क्रिटिकल है, और विश्व शांति के मामले में भी उनका बहुत मेजर योगदान रहने वाला है। अच्छा, राहुल गांधी की मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, एक बात इन्होंने कहा, नहीं एक मिनट, इन्होंने एक बात कही कि जो मेहनत करेगा, तो राहुल गांधी कौन सी कम मेहनत करे, वो भी तो बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं कई फ्रंट पे। देखिए अखिलेश जी, ऐसा है, हमारे यहाँ कहते हैं हस्तिना स्नानमिव, आपने मेहनत करी, वृक्ष लगाया, फल तोड़े, सबको खिलाया। हाथी जब स्नान करता है और जब नदी से बाहर निकलता है, तो सारी धूल लेकर के मिट्टी अपने सिर में डाल देता है। हाथी के स्नान की तरह उनकी मेहनत हो रही है, उनके ग्रहों का ऐसा प्रभाव हुआ है। दूसरा, मोदी जी का जो केंद्र का जो बृहस्पति है, यसे केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति ग्रहान्य, केंद्रस्थ बृहस्पति बलशाली होने पर
जैसे अभी बहुत अब 6-7 साल पहले मुझे याद आ रहा है, बृहस्पति ग्रह पर भी कई उपग्रह टकराए थे और उसकी ध्वनियाँ बड़ी भयंकर ध्वनियाँ हुई थी। लेकिन ठीक है, मैं विषय पे आ रहा हूँ, छोटे छोटे में सभी लोग रखिए। राहुल गांधी की बात हो रही है, राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं कि नहीं? मोदी जी का ये जो करंट टाइम है, मैं एक लाइन मोदी जी के बारे में बोलना चाहूँगी। जो उनकी करंट एज है वो 73 है। अगर आप 73 का टोटल भी करते हैं तो वो 1 पर आता है। 1 पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 2024 का आप सम करते हैं तो वो 8 पर आता है। उनका मूलांक जो है वो 8 है। 8 नंबर कहीं ना कहीं उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये टाइम उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है और इस टाइम पर उनके लिए स्ट्रैटेजिकली वो जितना ज़्यादा बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, ये उनके लिए सक्सेसफुल टाइम है मोदी जी का। राहुल गांधी क्या कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी का नाम यश होगा, लेकिन वह प्रधानमंत्री का भी योग नहीं दिखता है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वहां राहुल गांधी जितवा देंगे कांग्रेस को? बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। मोदी जी के कुंडली में राहु जो है वह पंचम में है, मीन राशि में है और मीन राशि में 30 तारीख से राहु का परिवर्तन हो रहा है। राहु जो अभी मेष राशि से है वह मीन में आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, राहुल गांधी आपकी बात होगी। राहुल गांधी पकड़िए। देखिए, आपने राहुल गांधी और मोदी जी की बात की है तो मुझे एक ज्योतिष का सूत्र याद आ रहा है, इसको कहते हैं काकड़ी गणित। स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत अष्टभिस्तु हरेत भागम यो अधिकः सा ऋणी भवेत। अपने वर्ग को डबल करके 2 से गुणा करके और स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण दूसरे के वर्ग से उसको जोड़ दिया जाए और अष्टभिस्तु हरेत भागम उसमें 8 का भाग दे दीजिए। जो कम होगा वो भारी होगा, जो अधिक होगा वो कर्जदार होगा। यहाँ पर ये स्थिति बनती, राहुल गांधी की जो कुंडली काकड़ी लगती है, राहुल गांधी कांग्रेस को भी कर्जदार बना देंगे और महिलाओं का समर्थन मोदी जी को मिलेगा, ओबीसी का समर्थन मोदी जी को मिलेगा, इसलिए मोदी जी परमानेंट प्रधानमंत्री बने रहेंगे। परमानेंट वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैंने पहले ही बोल दिया, मैं सिंबल पे बात करूंगी। उनका जो राशि का है तुला राशि, तो आप देखते हैं इसमें तराजू, मगर उनका जो तराजू जो है एकदम नीचे बैठ गया है। राहुल गांधी हाँ, गांधी का भाग्य उदय होने जा रहा है। मेरी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहुल गांधी का भाग्योदय परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के अंदर जो राहुल गांधी की जन्मपत्री दिखाई दी थी 7.5 समाप्त हो चुकी और अब राहु परिवर्तित गोचर में जब जाएंगे तो राहुल गांधी महत्वपूर्ण नेता बनकर उदय होने के लिए कगार पर है और आगे आने वाले समय में वो बड़ा महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति में अपना वर्चस्व दिखाने वाले हैं। एक बात विचार करिए, अभी तक जो हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो शनि की 7.5 में ही सबसे ज़्यादा प्रभाव, जिन पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहा है वही हमारे देश में नेतृत्व करते आए आज तक। अधिकांश शर्मा जी, राहुल गांधी का भाग्य सोया 7.5 के कारण ही, 7.5 जिस दिन उनकी शुरू हुई उस दिन से उनका भाग्य सो गया। अब 7.5 समाप्त हो गई और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो महत्वपूर्ण पद अपने वर्चस्व को बढ़ाने वाले हैं। ये आप इसको निस्तेज नहीं कर सकते। वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक आज तक मंत्री नहीं बना। अभी अध्यक्ष कहाँ है वो? हाँ, वो सुनिए 1 मिनट, सुप्रीमो कह सकते हैं। सुप्रीमो ऐसा है, राहुल गांधी आज तक इतने शक्तिशाली होते हुए एक मंत्री तक नहीं बन पाए, तो प्रधानमंत्री का योग उनकी कुंडली में नहीं है। ये योग की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर यहाँ बात विधानसभा चुनाव की हो रही है, देखिए विधानसभा में क्योंकि मोदी जी का चंद्रमा नीच का है, हालांकि नीच भंग हो रहा है। अगर मातृ शक्ति को उपेक्षित किया, देखिए मोदी जी को बहुत जरूरी है। एक राजस्थान ही ऐसा लग रहा है जहां पर अभी बीजेपी की संभावना है, वहां अगर वो वसुंधरा राजे जी को आगे करते हैं, मातृ शक्ति को आगे करते हैं, तो फिर एक बार ये संभव है कि वहां सरकार तो आगे कर दिया बीजेपी ने अब तो कुल मिलाकर आखिर में। हाँ, प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम स्वाइप है। ये नहीं, कहीं बीजेपी इन राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाएगी सिवाय राजस्थान के। बिल्कुल भी संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के रथ को तो रोकना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर, क्योंकि कांग्रेस की एक बात बहुत अच्छी है, अगर ग्रहण की भी हम बात इससे जोड़ें कि चुनाव और ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण है, तो मातृ शक्ति को लेकर जो चलेगा उसकी विजय निश्चित है। और कांग्रेस में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी नेतृत्व कर रही हैं। और अगर हम इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बात करें तो उनकी भी बहुत आस्था अपने अध्यक्ष के साथ है। लेकिन बीजेपी में ये चीज़ संभव नहीं है। बीजेपी में अभी भी वेमनस
सदस्य का है, एक अकेला चेहरा मोदी जी। तो विधानसभा में बहुत राहुल जी की मदर की तबीयत, सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं लिख रही, उनकी तबीयत को लेकर वो चिंतित जरूर रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत अच्छा कर पाएंगे। पांचों राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस उसमें क्या कर पाएगी ये बताइए। इससे पहले ही बताया कि बीजेपी पांचों राज्यों में जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कांग्रेस ही जीतेगी। मतलब इन पांचों राज्यों में बीजेपी हार जाएगी ज्योतिषीय गणना के मुताबिक? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हार जाएगी बीजेपी, ये कह रही हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ पांचों में बीजेपी जीतेगी नहीं, किसी दो में जीतेगी, तीन में दूसरी पार्टियां जीतती हुई दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना यहाँ पर बहुत संघर्ष है, हार भी सकती है। बाकी रही राहुल गांधी की बात, मार्च 2024 के बाद आप कांग्रेस का उदय होते हुए देखेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का अभी उदय होने वाला है। और राहुल की अगर हम बात करें यहाँ पे, राहुल गांधी की, तो अभी उनकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मैं राकेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो अगर चुनाव के लिए आगे आते भी हैं तो वो इस तरह की परिस्थिति में फंस सकते हैं जिसकी वजह से उनको वापस से फुटबैक करना पड़ सकता है, सिंपैथी मिल सकती है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की अभी 2 महीने क्रूशियल है, उनका स्वास्थ्य भी हानि हो सकती है। अशोक गहलोत जी के बारे में आप में से कोई बताना चाहेगा? अशोक, हाँ जी बोलिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कभी भी कोई भी एक घटना जो होती है वो एक पक्षीय नहीं होती। 31 अक्टूबर 1984, आप इसे राजीव गांधी की जिंदगी में क्या मानेंगे? एक तरफ तो उनकी माताजी की हत्या हो गई, दूसरी तरफ वो देश के प्रधानमंत्री बने। ज्योतिष में यही बात है, ज्योतिष में एक पक्ष की घटना कभी नहीं होती, हमेशा एक के साथ में दूसरी घटना जुड़ी हुई होती है। राहुल गांधी जी की कुंडली के अंदर जिस प्रकार से चंद्रमा पीड़ित है, वो उनके लिए हुए फैसले उन्हीं को बैकबाउंस कर जाते हैं, उन्हीं के ऊपर उसमें विपरीत आ जाते हैं, यही कारण है। लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई मैं जो देखता हूँ वो ये है कि जो महात्मा गांधी जी का सिद्धांत था वो उसको पूर्ण करेंगे। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद कहा था कि कांग्रेस की अब राजनीतिक पार्टी के तौर पे आवश्यकता नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो वो जो महात्मा गांधी जी की इच्छा और अभिलाषा थी वो राहुल गांधी जी पूर्ण करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसा उनका चंद्रमा जो कुंडली में है। कांग्रेस कई राज्यों में जीत भी तो रही है, वो आप नहीं देख रहे हैं। हाँ, देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना बना लेगी सरकार, 3 के लिए दूसरी पार्टी की रहेगी। राहुल जी के कथनी और करनी में अंतर है, चंद्रमा शुक्र दोनों नीच का है। जब भी वो बोलने के लिए मंच पे खड़े होते हैं तो बेचारे जो याद होता है उसको भी नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए उनके जो भी करने का है। बल्कि कांग्रेस का जो उदय और पतन की चर्चा चल रही है उस व्यक्ति का शनि योग कारक है, उसके कारण नहीं। आप निजी राय के आधार पर बता रहे हैं या फिर मतलब कोई दोषी गणना के आधार पे? नहीं, आपने कहा कि राहुल गांधी मंच पे खड़े होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कब? हाँ, उनका चंद्रमा नीच का है। राहुल गांधी बोल तो रहे हैं मंच पे, आजकल खूब बोल रहे हैं। तुला लगन है, बाणी के घर में है, उनके कारण कहीं ना कहीं मन जो है ना भ्रमित हो जाता है। और मोदी जी का है रुचक योग है, पंच महापुरुष योग है, वो जो बोलते हैं ठोक। ठीक है, 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर से कांग्रेस ही आती हुई मुझे दिखाई देती है। और बीजेपी को अगर फिलहाल जैसे नवंबर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अगले साल 2024 में मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, और बहुत टक्कर रहेगी। आप ये देखें कि हम ये नहीं कह पाएंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन भाजपा आगे आएगी। राहुल गांधी जी का वाकई देखें, समय खराब होता है, आप कुछ भी बोलते हैं वो गलती गिरता है जाके। जब समय थोड़ा बेहतर होता है, अनुकूल होता है, तब आपकी चीजें बेहतर होती सुनी जाती है। ठीक है, एक ही पखवाड़े में सूर्य ग्रहण भी चंद्र ग्रहण भी, आखिर इसका क्या मतलब है? क्या इसके पीछे कुछ छिपा हुआ है? आखिर क्या है उसका राज? आइए जानते हैं तमाम ज्योतिषाचार्यों से। अब मैं नेताओं पे जरा बात करना चाहूंगा राजस्थान के संदर्भ में। अशोक गहलोत एक बहुत बड़े फैक्टर हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव हो रहा है। आप उनके बारे में बता सकते हैं, अशोक गहलोत की कुंडली को लेकर कुछ? हाँ, अशोक गहलोत के बारे में, हाँ आपके पास है। देखिए, जन्मपत्री यदि हम देखें तो उसके अंदर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आने वाले समय में बहुत उनका भाग्य बहुत सुदृढ़ नहीं दिखाई देता। आंतरिक कलह के कारण से उनको नया पद आसीन होने में बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और जितना उनका लोग दिखाई दे रहा है शायद उतनी सुंदर स्थिति ना हो पाए और अंतर कलह के कारण से वो नया पद ना प्राप्त कर पाए। वसुंधरा राजे है उनकी कुंडली? हाँ, वसुंधरा राजे। हाँ। देखिए, वसुंधरा राजे की देखी जाए तो वृषभ लगन की कुंडली है देखा जाए, और इनके ऊपर
ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। ढैया का प्रभाव जिस भी व्यक्ति के ऊपर चलता है नेगेटिव, क्योंकि राजनीति में देखा जाए तो शनि की ढैया 7.5 बनाती है, तो वसुंधरा राजे की देखा जाए स्थिति अभी ठीक नहीं नजर आ रही है, ऐसा योग नजर आ रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करूंगा अब मैं जल्दी से। गहलोत जी के बारे में बोलिए, फिर शिवराज सिंह चौहान की बात होगी, जिनके पास कुंडली हो निकाल लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ। गहलोत जी की कुंडली मेरे पास है, इनकी मीन राशि है, चंद्रगुरु इकट्ठे हैं, 3 दिन के बाद राहु यहीं आ रहा है, और ये राहु केतु का समसप्तम योग जो बनेगा ये इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, इनके लिए समस्याएं पैदा करने वाला है, निर्णय गलत ले सकते हैं, इन्हें बहुत सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। और ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि भी, मिथुन लगन में शनि अष्टमेश और नवमेश होता है, अष्टमेश होकर के जब ये त्रिक का अधिपति चतुर्थ स्थान में जाएगा, केंद्र को देखेगा, इनके गलत निर्णय लेने के कारण जनता के इनको जो समर्थन मिलना चाहिए उसमें संशय और संदेह रहेगा। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 जगह पे लगभग कट्टर का चुनाव होगा, और हो सकता है कि यहाँ पे कांग्रेस की ही सरकार बने। बाकी जो गहलोत की आप बात पूछ रहे हैं, उनकी जो स्थिति रहेगी व्यक्तिगत तौर पे, वो स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रहेगी। और एमपी में जो शिवराज सिंह चौहान की स्थिति है, शिवराज सिंह चौहान चेहरा जरूर ना रहें, लेकिन बीजेपी की जो स्थिति है वो धूमिल रहेगी। शिवराज सिंह चौहान की बात करना चाहूंगा। जिस तरीके के हालात मध्य प्रदेश में हैं और उन्हें पीछे धकेला गया, एक तरीके से लगा कि नेपथ्य में चले गए हैं, लेकिन फिर से लग रहा है कि केंद्रीय भूमिका में ना आ जाए कहीं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी की जो कुंडली है और ग्रहीय दृष्टिकोण जो है, और चंदा मामा पे ग्रहण भी लग रहा है, और मामा के नाम से वो सुप्रसिद्ध भी हैं, तो ग्रहण जो है वास्तविक रूप से उनके ऊपर है, और उनके लिए बहुत तनावग्रस्त रहेगा यह चुनाव, और पद मिलते मिलते भी उनके हाथ से निकल सकता है, और मिलेगा भी तो पूर्ण भोग वह नहीं कर पाएंगे। इस बार के चुनाव का अगर पद मिलता भी है तो पूर्ण भोग वह इस काल का नहीं कर पाएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जल्दी से, उसके बाद मैं कमलनाथ जी की कुंडली पे बात करूंगा। कमलनाथ जी कुंडली है आपके पास? आप निकाल लीजिए। हाँ, कौन जोड़ना चाहिए? शिवराज सिंह। हाँ, क्या छोटे में एकदम, आप छोटा छोटा बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शिवराज जी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको बीजेपी का पूर्ण समर्थन नहीं, और कमलनाथ जी के साथ एक बहुत सकारात्मक बात है कि वो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। शिवराज जी की कुंडली में देखिए, शिवराज सिंह चौहान की कुंडली में शनि सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। पर्सनल स्वार्थ में वो इतने संलिप्त हैं कि उनका स्वार्थ भाव ही पार्टी में भी उनको खराब करेगा, और मुख्यमंत्री बनने के पहले तो स्थिति है कि वो सरकार को वापस जिता ही नहीं पाएंगे, और यदि जीत भी गई स्थिति तो उसका संपूर्ण भोग नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम व्यक्तिगत अगर बात कर रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान की बात नहीं करके हम खाली बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो परिस्थिति है वो कुछ न कुछ अच्छी होने जा रही है, खराब होने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से वहाँ परिस्थितियाँ ठीक ही रहेंगी और संतुलन बन के कुछ न कुछ बीजेपी के फायदे में। कमलनाथ जी की कुंडली है किसी के पास आप में से? हाँ, मैं न्यूमरोलॉजी से बताना चाहूँगी कि कमलनाथ जी का ये जो मतलब भाग्यांक है वो 4 पर है, तो राहु पर है, तो राहु कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एक फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर देगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन उनका रहेगा। भाग्य उनका साथ देगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देगा, टू एन एक्सटेंट ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ कांग्रेस आएगी और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आएगी। किस गणना के आधार पर आप कह रहे हैं? मैं अंक ज्योतिष और सामान्य ज्योतिष की गणना से कह रहा हूँ। अब मैं दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी बात करना चाहूंगा और उसके बाद भूपेश बघेल हैं, रमन सिंह की भी बात होगी, के चंद्रशेखर राव जो हैं। आप लोग के पास जो भी कुंडली जिनकी हो आप निकाल लीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले टाइम पे बीजेपी के सर्वोच्च जो है चेहरा निखर के आएंगे और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कांग्रेस बीजेपी की यदि सरकार आती है तो एमपी जो बने जो एमपी बनेंगे। लेकिन जो सर्वेज हो रहे हैं, हमने भी एक सर्वे किया था एबीपी न्यूज़ ने भी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अपना इलाका है वहाँ भी वो कुछ कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे इस बार। तो राज्य की बात तो आप छोड़िए, उनका जो ग्रह गोचर स्थिति है, जो उनकी परमानेंट कुंडली है और जो वर्तमान का ग्रह गोचर स्थिति है, उनका भविष्य बेहतर नजर आ रहा है और आने वाले टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निखर के बनने की स्थिति उन्हीं की दिख रही है। हाँ, इधर किन की है? हाँ, कमलनाथ जी की बात होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ बोलिए। हाँ, कि अभी क्या है कि जनवरी 2024 अभी तो इनकी शनि की दशा चल रही है, इतनी प्रभावशाली नहीं है। बुध की इनकी महादशा आ जाएगी 17 साल की, वो बहुत प्रभावशाली है। जैसा कि शास्त्री जी ने भी बोला कि आगे आने वाला समय अच्छा है, सीएम के तौर पे इनको देखा जा सकता है। यानी कि अच्छा, दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं किसी ना किसी बयान की वजह से। चर्चा में ही रहेंगे या किसी बड़ी भूमिका में आते हुए आप लोग को नजर आ रहे हैं इस चुनाव में? दिग्विजय सिंह के बारे में किसी के पास अगर कुछ? हाँ,
दिग्विजय सिंह की कोई भूमिका नहीं है, हारे हुए रेस के घोड़ा हैं, अपनी इमेज बनाने के लिए पार्टी से अपने जीवन सुधारने के लिए बोलते रहते हैं। कांग्रेस के पतन का मूल कारण वो दिग्विजय सिंह है। उस राज्य में, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भी है और भारत के लिए भी है। देखिए, जो ग्रह गोचर और नक्षत्र की स्थिति है, जिस प्रकार से जो ग्रह हैं वो 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, कांग्रेस के जो 2 बड़े नेता हैं वो किसी न किसी कारण से, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ का नाम भी हो सकता है, किसी न किसी कारण से न्यायिक केस में जेल जाने की इनकी संभावना बनी हुई है 2024 में। बड़ी डराने वाली बात कह रहे हैं आप। डराने नहीं, जो चाहे वो 84 के सिख दंगों का मामला हो या कुछ ना कुछ हो, ऐसा कोई ना कोई मामला बनेगा जिसके अंदर इन्हें कारावास के अंदर जाना पड़ेगा। ये मेरा मानना नहीं है, ये हमारे ऋषियों ने जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, वृत प्राशर होरा शास्त्र में, जातक पारिजात में लिखा है, जो उनकी ग्रह गोचर की स्थिति है वो आने वाले समय में यह प्रतीत होती है। ठीक है, अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में वहां भी चुनाव है। भूपेश बघेल बड़े ताकतवर नेता वहां के। जन्मपत्री कर्क लग्न की जन्मपत्री है और जिसके दृष्टिकोण से मुझे दिखाई देता है कि 12वें भाव में इस वक्त बृहस्पति का जो गोचर है राहु के हटने के कारण से उनका विजयी रथ आगे चलने वाला है, बढ़िया तरीके से चलने वाला है और कोई उसमें विघ्न उपस्थित करने के योग नहीं बनते दिखाई। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी छत्तीसगढ़ में। लगता है इनके अगर ये जन्मपत्री ठीक जो दिखाई दे रही है उसके दृष्टिकोण से यदि देखूं, जो नेट पे अवेलेबल जन्मपत्री है उसके दृष्टिकोण से विजय उनका साफ साफ दिखाई देती है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह की कुंडली में सूर्य और शनि ये दोनों एक साथ ही भाग्य स्थान पर युति कर रहे हैं। इसलिए आज की स्थिति यदि देखी जाए तो दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स खराब है और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये आपकी निजी सलाह है या गणना कोई गणना कर रहे हैं आप? और शनि दोनों एक दूसरे के पिता पुत्र होने के बाद भी शत्रु योग हैं। सूर्य बार में भ्रमित हो जाता हूं, मुझे लगता है कहीं कोई व्यक्तिगत राय ना देने लग जाएं आप लोग। देखो, मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं तो ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। सूर्य और शनि पिता पुत्र का संबंध होने के बाद भी एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं और वही भाग्य भाव पर, त्रिकोण भाव पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से। हाँ, बोलिए। कुंडली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी। अगर दिग्विजय सिंह जी का अगर हम इस साल का टोटल करें, यानी एपिसाइकिल निकलता है न्यूमरोलॉजी में, आपके साल का मूलांक क्या होगा, तो वो यहाँ पे 2 नंबर का निकलता है, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है वो भी 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी हेल्थ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हेल्थ से रिलेटेड उनकी फैमिली में कोई मिसफॉर्च्यून होने की मुझे लगता है संभावना बन सकती है। साथ के साथ पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो भी ओपिनियन होंगे, उनकी जो पार्टी होगी, उनकी ओपिनियन को सप्रेस करने की कहीं ना कहीं। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के आधार पे भूपेश बघेल जी के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाइए, तब तक वहां से बात करके आ रहा हूं मैं। हाँ, बोलिए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं मंद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी, अब यहाँ सारे विद्वान बैठे हुए हैं, जब तक अगर किसी भी नेता की सटीक कुंडली ना हो और उसकी दशा महादशा की स्थिति ना पता हो, तब तक उसमें प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। और फिर यहाँ पर जो प्रेडिक्शन फेल होती है, फिर उसी को आप कहीं ना कहीं वायरल कर देते हैं और फिर ज्योतिषियों की उसमें लगता है कि भाई बहुत नहीं। तो आपका अपना आकलन कुछ है इस पर कि नहीं है, जो आने वाले दिनों में चुनाव है? चुनाव में मैंने बताना, इस तरह की प्रेडिक्शन करना ज्योतिष के नियम के विरुद्ध है। अगर एट रैंडम जब चुनाव चल रहे हैं तो हम प्रश्न ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तुक्के वाले काम में मुझे लगता नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, तुक्के वाली चीज नहीं होनी चाहिए, गणना के आधार पे हो। हाँ, गणना का ज्योतिष शास्त्र में एक सामुद्रिक शास्त्र का भी वर्णन आता है और उससे चेहरे और भाव भंगिमा से उस व्यक्ति के बारे में गणना किया जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, भूपेश बघेल जी का गुरु और शनि दोनों प्रभावी है और आने वाले समय में, क्योंकि गुरु की वक्री अवस्था में ही निर्णय आ जाएगा चुनाव का, तो उनके लिए अभी ग्रही स्थितियां बहुत मजबूत हैं और सत्ता उनके हाथ आती हुई दिखाई दे रही है। सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी। हाँ, बीजेपी की जो मिथुन लग्न की कुंडली है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है। 2 राज्यों में तो बीजेपी आने का योग है, राजस्थान में 100%, एमपी में चांसेस हैं, बाकी 3 में कांग्रेस का ही योग बनता है। इनफैक्ट इवन जो लोकसभा की इलेक्शंस हैं, बीजेपी जीत रही है, मगर कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी 2024 में, ये कहना चाहूंगी मैं यहाँ पर। मतलब कांग्रेस के दिन अच्छे दिन आते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, एंडेवर, इम्प्रूवमेंट दिखाएगी बस। एमपी में और मिजोरम में बीजेपी जरूर आएगी, तेलंगाना में मिलीजुली सरकार आ सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आने के फुल चांसेस लग रहे हैं। भूपेश बघेल के बारे में बताएंगे कुछ आप? जी।
मेरे पास चार्ट नहीं है और तुक्के नहीं लगाने चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको हमें चार्ट देने चाहिए, फिर हम मैंने चार्ट हमने भिजवाया था आपके पास, अगर नहीं भेजा गया हो तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सर ने बिल्कुल सही बोला कि तुक्के लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उनका जो 5 नंबर जो है उनका 23rd को अगर देखें तो 5 नंबर बनता है, जो मरकरी बुध को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे साथ साथ अगर हम इसका पूरा साल का टोटल निकालते हैं तो 3 नंबर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करेंगे, चाहे स्थिति उनकी पार्टी की जो भी रहे। लेकिन अच्छा, अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में मैं आ गया हूं। अब एक जनरल बातचीत कर लेते हैं। मुझे सुन लीजिए, नहीं अब छोड़िए उस बात को। अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हूं। चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां होती हैं, कई लोग डराते हैं, कई लोग कहते हैं कि लोग बीमार हो जाएंगे, आप उस दौरान ये ना करें वो ना करें। उन भ्रांतियों को दूर करने का भी हमारा ही काम है। मैं चाहूंगा छोटी छोटी सलाह अगर आप में से देना चाहें लोगों को। यहां से शुरू करता हूं, यहां से। हाँ, एक सटीक उपाय चंद्र ग्रहण में जो शास्त्रोक्त है, अगर आप कांसे की कटोरी ले लेते हैं, उसमें देसी घी भरते हैं, देसी घी भरने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप कर लें। और ये बिल्कुल सही कहा था सुबेश जी ने कि ओम जुम से कह दें, ओम ह्रौम जुम से कह दें, या ओम नमः शिवाय कह दें, या यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात् 108 बार जाप करके उस देसी घी के कटोरे में अपनी छवि देखें और तांबे का एक सिक्का डाल दें। ये छवि देखने के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाए, उसके बाद इसको आप किसी ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र और फल फूल समेत दान कर दें, तो यकीन मानिए हर प्रकार का ग्रहण का नेगेटिव असर दूर हो जाता है। एक गुजारिश आप लोगों से, छोटे में बोलिएगा तो सब बोल लेंगे। हाँ हाँ, देखिए, ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हमेशा होती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमेशा लगते ही हैं, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको मंत्रोच्चारण, पॉजिटिव साइड देखिए कि मंत्रोच्चारण करते रहिए। साधना का लिए बहुत पावरफुल समय है, आप साधना करते रहिए। घरों से बाहर निकल सकते हैं ना लोग? घरों के बाहर निकलना जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो उसके पीछे विज्ञान है या ज्योतिष शास्त्र है? ज्ञान भी है, क्योंकि जब सूर्य की और चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती है तो नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव जो रेज हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए देखिए अभी चंद्रयान छोड़ा गया था और 15 दिन तक वो पृथ्वी कक्षा में घूमता रहा। देखिए कारण क्या है, जब वहाँ अंधेरा था तो उसकी गति को रोकने के लिए काम किया गया। इसी तरीके से अभी उस पर अवरोध आ रहा है, उसकी प्रतिक्रियाएं जो भूमंडल पर होंगी उसके उपाय भी हैं। हमें इस पर हठधर्मी नहीं करना चाहिए। उपासना भक्ति, अगर 1 घंटे का हमारे पास समय है उसमें उपासना भक्ति आदि हम करते रहें। और उपासना और भक्ति करें। आपकी सलाह? मेडिटेशन का ये टाइम है, डिवाइन से कनेक्ट करने का ये टाइम है, मंत्र सिद्धि करने का ये टाइम है। अपनी माता की रिस्पेक्ट खाली ग्रहण वाले दिन नहीं, हमेशा जीवन में अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते रहिए। यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सिर्फ ग्रहण वाले दिन नहीं, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स आप हमेशा लेते रहिए। आपका चंद्रमा आपको लाइफ में कभी भी टू एन एक्सटेंट इम्पैक्ट करेगा, बट अदरवाइज उसका इम्पैक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा। आप दान करिए, जो भी सफ़ेद चीज़ें, आप सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कपूर या चांदी का दान जो भी आप कर सकते हैं, घबराइए मत। किसी भी मंत्र का अगर जप करते हैं तो सहस्त्र गुना यानी 1000 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इस समय हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट हनुमान जी का मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। छोटे में समय नहीं है। इस महंगाई में सामान बहुत ज़्यादा महंगा वैसे ही मिल रहा है, तो लोग उठा के, ग्रहण में सामान है ना खराब हो जाता, फेंकना नहीं है, आपने कुशा रख देना है। और साथ में तुलसी दल आपको जो जल में। ये क्या व्यवहारिक सलाह आपने दी है, बहुत अच्छी सलाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए, चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश का होता है। जिस राशि पर ग्रहण लगता है और जिस ग्रह के साथ में, इसमें चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए और राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए और सफ़ेद और काले तिल का दान करना चाहिए। क्या ना करें? देखिए, क्या ना करें, इसका एक ही सिद्धांत है कि ग्रहण में एक तो मौन रहना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। आबाल रोगी वृद्धों के लिए अलग नियम है, जो रोगी हैं, जो बच्चे हैं, वो उनके लिए छूट दी गई है, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको शयन भी नहीं करना चाहिए। उस समय बैठ करके, ये साधना काल है, ये संक्रमण काल के साथ साधना काल है। हाँ, क्या ना करें चंद्र ग्रहण के दौरान?
चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे आपके मन को या किसी और के मन को तकलीफ हो। ऐसा हमेशा अपने मन को खुश करने वाला कोई कार्य कीजिए या किसी ऐसी की मदद कीजिए जैसे उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाए, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा तभी ये चंद्र ग्रहण हमें कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ जो कि अब सब कोई कर सकता है। अपने कमरे में नॉर्थ ईस्ट में एक कांच की शीशी में गंगा जल भर के आप रखिए। इससे भी जो चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव है वो आपको नहीं आएंगे। और क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है तो आदि शक्ति की आराधना कीजिए, देवी प्रपन्नार्थ। अब आपके पास नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, अब आप बताइए। नहीं, समय नहीं है, बिल्कुल छोटा। सब इस ग्रहण की सबसे मुख्य बात बोलने वाला हूँ, ये छोटे में बोलिए, 20 सेकंड ज्यादा नहीं है। बहुत जरूरी बात है। ये शरद पूर्णिमा की रात रहे, सब लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं, ये परंपरा है। लेकिन इस ग्रहण काल में वो खीर नहीं रखी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का अमृत शरण नहीं हो रहा है, विष शरण होगा। तो ग्रहण काल में खीर नहीं, ग्रहण के उपरांत 2:30 बजे के हो गया। क्या करें? देखिए, सिर्फ एक ही चीज़ करिए। कल सुबह जब आप सोकर उठें, ग्रहण संपूर्ण हो चुका हो, तो शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा कर आएं और कुछ चावल के दाने चढ़ा कर आएं। चंद्रमा मन का कारक और उनके चंद्रमा मस्तक पर विराजमान रहता है। महादेव आपकी रक्षा करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। क्या करें चंद्रग्रहण के दौरान? जो शिव भगवान ने किया, चंद्रमा को मस्तक में धारण किया, माता पिता को मस्तक में धारण करें, माता पिता के चरण छुएं। जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। तो आपको जो भी गलती हो गई है उसके लिए माता पिता से क्षमा। सलाह 100% इससे मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, और हमेशा करें, ग्रहण के दौरान ही नहीं, हमेशा। हाँ, देखिए, एक चीज़ किसी ने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया कि आधे से ज़्यादा लोग इस समय पे सो रहे होंगे, देर रात्रि का ग्रहण है। तो मैं उन सभी के लिए एक सलाह दूंगी, सोने से पहले एक लोटे में या कांच के ग्लास में पानी भर के रख लें और सुबह उसको नाली में फेंक दें, तो जो नेगेटिविटी होगी वो चली जाएगी और सुबह पवित्र कर ले घर को गंगा जल से। कि ग्रहण समाप्त होने के बाद 4:05 के बाद सुबह नहाने के बाद शरद पूर्णिमा की खीर बनाइए और उसी खीर को प्रसाद के रूप में जब तक मतलब 5 बजे 6 बजे तक रख के नारायण के सामने जो घर की मंदिर है वहाँ रखिए, चंद्रमा के बीच में रखिए, पर 4:05 के बाद रखना है उस खीर को और पहले से बना के रखना है, मतलब बना के तुलसी के पत्ते उसमें रखना है। और ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई के बाद सभी लोग गंगा जल से जब नहाएंगे, गंगा जल से ज़रूर नहाना है। एक बहुत छोटा सा उपाय है कर्म अनुसार कि आपके मन में जितनी भी निराशा वाले भाव आए उस पर रिएक्ट मत करें, परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि चंद्रमा राहु साथ होते हैं ना, तो एंजाइटी बढ़ जाती है, जल्दबाजी। वो फैसले जल्दीबाजी के लेने से बचें, सब ठीक अपने आप रहे। बहुत अच्छी बात कह रही हैं, और ऐसे जीवन में कभी भी रिएक्शन से बचना ही चाहिए इंसान को, वही बेहतर होता है। इसी बात के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। समय नहीं है सर, समय नहीं है, बहुत लंबी बातचीत हो गई है। अपने दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम विद्वानों को आपने सुना, मुझे उम्मीद है कि इनकी बताई बातों को आप मानेंगे। और एक खास बात, इसे खगोलीय घटना के तौर पर देखिए, चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, और इसका लुत्फ भी उठाइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए, और शंखनाद के साथ समापन।